हेलो बच्चों। आज हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से, और हमसे अगर एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पूछे जाएं तो फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, ठीक। तो ये जेईई मेंस में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल किसी ना किसी पेपर में, क्योंकि अब तो बहुत सारे पेपर होते हैं ना जेईई मेंस के, तो किसी ना किसी पेपर में पक्का ये सवाल जरूर आता है, करंट दे दिया जाता है और आरएमएस वैल्यू पूछा जाता है। एवरेज वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा गया है, करंट अपने को दिया गया है, तो आरएमएस वैल्यू इस तरीके से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ेगी आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, 0 टू कैपिटल टी। कैपिटल टी है यहाँ पे टाइम पीरियड, इसमें भी कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले तो ये पार्ट निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने वाले हैं आई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 टू कैपिटल टी। तो देखिए क्या आता है, आई स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करें, करंट दिया है √42 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी प्लस 10 एम्पियर। तो आई स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब 42 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 10 का बन जाएगा 100 और प्लस आगे आ जाएगा ये 20√42 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, ये। और अब इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लिमिट है 0 टू कैपिटल टी। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, 42 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर को हम लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस 4 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ये हो गया यहाँ पे। और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू कैपिटल टी। फिर आ गया 100, तो 100 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट होगा सिर्फ t 0 टू कैपिटल टी। और फिर आएगा प्लस ये वाला पार्ट, तो 20√42 ये बाहर आ गया और इंटीग्रेट होगा साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 टू कैपिटल टी। सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 42 एज इट इज और 1 का हो जाएगा यहाँ पे t और cos का क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो माइनस साइन 4 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी और t के साथ है यहाँ पे 4 पाई बाय कैपिटल टी, ये और आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा 0 टू कैपिटल टी। ये वाला पार्ट तो हो गया। फिर उसके बाद प्लस 100 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे t लिमिट 0 टू कैपिटल टी प्लस 20√42 एज इट इज, साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी और t के साथ है 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये आ गया लिमिट 0 टू t। यहां तक हो गया। अब आगे करते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं भाई। ये आई स्क्वायर डी टी 0 टू टी क्या आ जाएगा, देखो 42, जब हम यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे तो कैपिटल टी रखेंगे तो यहाँ कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो ये 0 बन गया और यहाँ पे 0 रखने पे 0। तो लिमिट्स रखने के बाद सिर्फ बचेगा हमारे पास t प्लस ये है यहाँ पे 100 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, सॉरी, तो यहाँ पे 2 भी आएगा जिसकी वजह से ये बन जाएगा 21, सॉरी, तो यहाँ पे 21 है। फिर आगे 100 और यहाँ पे लिमिट रखने पे मिलेगा कैपिटल टी, फिर उसके बाद है प्लस
120√42 और इसमें लिमिट रखेंगे तो कैपिटल टी रखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा cos 2 पाई और 0 रखेंगे तो ये बनेगा cos 0, cos 2 पाई भी 1, cos 0 भी 1, तो यहाँ पे अपने को मिलने वाला है 0। तो यहां से ये आ जाएगा 121t, ये हो गया। अब हम IRMS निकाल सकते हैं। IRMS का फॉर्मूला था रूट I स्क्वायर dt 0 टू कैपिटल T डिवाइड बाय dt 0 टू कैपिटल T। ये वैल्यू हमने निकाल लिया है 121 कैपिटल T और नीचे आ जाएगा कैपिटल T और ये T से T कैंसिल, रूट 121 आ जाएगा 11 एम्पियर। तो इस तरीके से बच्चों IRMS का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों LRC सर्किट जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर है, वो तीनों क्या हो, सीरीज में हो। तो जो सोर्स है AC सोर्स, उसका वोल्टेज दिया हुआ है V0 sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो किसी भी टाइम पे जब हम करंट लिख रहे होंगे सर्किट में, करंट I, तो I का वैल्यू रहेगा I0 sin ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाइव। फाइव है यहाँ पे फेज डिफरेंस। I0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो हो जाएगा V0 बाय नेट इंपीडेंस। और नेट इंपीडेंस क्या रहता है, इसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं। और ये जो फेज डिफरेंस आता है फाइव, ये भी हम निकाल सकते हैं। tan फाइव बराबर रहता है XL माइनस XC बाय R, ये याद रखना है। फिर ये भी बात इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर रहता है cos फाइव, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां से पहले फाइव का वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ फाइव रख के cos फाइव क्या आ जाएगा पावर फैक्टर, या फिर cos फाइव क्या हो जाएगा R बाय Z, है ना। तो सीधा यहां से भी निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जिसमें, कि भाई किसी भी टाइम पे अगर हमें इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है किसी भी इंस्टेंट पे, उस सेम टाइम इंस्टेंट पे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। मतलब VLT पता है, VRT और VCT पता है। तो जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाता है, ये जो AC सोर्स लगा है इसके पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है उस इंस्टेंट पे, है ना। ये हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं RMS वैल्यूज की या फिर मैक्सिमम वैल्यूज की, तो ध्यान रखो तब ये वाला रिलेशन गलत रहता है। मतलब अगर हमें पता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा अक्रॉस इंडक्टर V0L, रेजिस्टर के अक्रॉस V0R और कैपेसिटर के अक्रॉस V0C, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये इस V0 के इक्वल नहीं आता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो मैक्सिमम रहता है उनमें रिलेशन एक्चुअल में इस तरीके से आता है, V0 बराबर आएगा V0R प्लस V0R, इसका आता है स्क्वायर, प्लस V0L माइनस V0C, इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ऐसे ही RMS वैल्यूज जो रहते हैं उनमें भी ये सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता है, इस तरीके से रिलेशन आता है, ये ध्यान रखो। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर हमें V दिया हो इन तीनों के अक्रॉस, तो इन तीनों के अक्रॉस V को जोड़ेंगे तो उस टाइम पे जो AC सोर्स का वोल्टेज रहेगा उसके इक्वल आ जाएंगे। लेकिन RMS और मैक्सिमम वैल्यूज इस तरीके से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो ये बात ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक AC सर्किट है हमारे पास जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर है फिलहाल, और XL का वैल्यू है 3R के इक्वल। अब हम एक कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं सीरीज में, XC का वैल्यू उसके लिए दिया है 2R। रेशियो पूछा है न्यू पावर फैक्टर और ओल्ड पावर फैक्टर का, मतलब cos फाइव के वैल्यूज अपने से पूछे हैं। तो cos फाइव निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, R और Z चाहिए। तो अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली Z क्या बन जाएगा भाई, Z रहता है रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का वैल्यू इनिशियली क्या था 0, क्योंकि कोई कैपेसिटर ऐड करके नहीं रखा था हमने, ये आ जाएगा रूट 10R। तो इनिशियली जो पावर फैक्टर आएगा cos फाइव वो आएगा R बाय Z, कितना आ गया रूट 10R, 1 बाय रूट 10।
और फिर उसके बाद फाइनली अगर हम बात करें, जब हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया तो अब जो z बन जाएगा वो बन जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। इस बार एक्सी है हमारे पास 2r, तो ये हो जाएगा रूट 2r और cos फाई ये हो जाएगा r बाय जेड, ये हो गया 1/√2। और अब इनका रेशियो निकालना है। न्यू पावर फैक्टर आया 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाय ओल्ड पावर फैक्टर था 1/√10। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा √5/1। और इन्होंने बोला था, क्वेश्चन वैसे ये था कि जो ये रेशियो है ये आ रहा है √5x, तो अपना कितना आया √5:1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जेईई मेंस में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये था बच्चों RLC सर्किट, या फिर तुम इसको बोलो LRC सर्किट। आगे देखो बच्चों, LRC सर्किट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है मैक्सिमम पावर अगर डिलीवर करे एसी सोर्स सर्किट में, तब हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन है। तो पावर मैक्सिमम होने के लिए इंपीडेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। इंपीडेंस ये रहता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है कि भाई ये वैल्यू क्या हो जाए 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा z का r। तो XL बराबर जब XC हो जाता है, LRC सर्किट सीरीज में है तीनों, LB RB और CB, तो XL बराबर XC हो जाए तो Z हो जाता है मिनिमम R के इक्वल हो जाता है। अच्छा, उस टाइम पे सर्किट आ जाता है रेजोनेंस में। अब XL बराबर XC रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे XL और XC के, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा बराबर 1/√LC। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 1/√LC, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 1/2π√LC। तो ये वैल्यूज याद रखने हैं। फिर उसके बाद बैंडविड्थ मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। उसका फॉर्मूला भी याद रखो, ये आता है R/2πL। ठीक। क्वालिटी फैक्टर ये आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR डिवाइड बाय बैंडविड्थ R/2πL करेंगे जब हम, तो 2πL ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2πFRL/R। और 2πFL ये क्या बन गया ओमेगा L, XL के इक्वल, तो XL/R। और रेजोनेंस के केस में XL XC के इक्वल रहता है, तो XC/R। तो क्वालिटी फैक्टर के ये फॉर्मूले है ना। उसके बाद पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos फाई रहता है R/Z, और Z क्या बन गया इस केस में R के इक्वल, तो R/R क्या हो गया 1। अब देखो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि LCR सर्किट है, तीनों सीरीज में है, 300 वोल्ट RMS वैल्यू दिया हुआ है एसी सोर्स का, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और क्या क्या है, एक रजिस्टर है 3 किलो ओम, एक इंडक्टर है जिसके लिए XL दिया है 250 पाई ओम, और एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता उसका कैपेसिटेंस, वही हमसे पूछा है कि भाई कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए कि जो एवरेज पावर है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम जानते हैं पावर मैक्सिमम करने के लिए Z को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, और Z को मिनिमम करने के लिए XL को किसके इक्वल होना पड़ेगा, XC के। तो जब हम बोलेंगे कि भाई XL बराबर XC, तो यहां से हम लिखेंगे ओमेगा L बराबर 1/ωc, और यहां से हमें मिल जाएगा C बराबर 1/ω²L। ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, C बराबर 1/ω², ओमेगा रहता है 2πf और इसका स्क्वायर, और L का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो L नहीं दिया इन्होंने, XL दिया है, तो फिर इसको ऐसे करते हैं, इसको XL ही रहने देते हैं, और XC को लिख लिया 1/ω², यहाँ से C बराबर आ जाएगा 1/ω/XL। ठीक है, तो 1/ω ये बन गया, और XL का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है 250 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे आएगा 100, और ये हो जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर और 250, तो 250 इंटू 100 इंटू पाई स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पाई स्क्वायर को 10 काम में ले लेना, तो ये हो जाएगा 25 और 10 पावर 4। आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 माइक्रो फैराड।
तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों रेजोनेंस पे, है ना।